दोस्तों, आज बातचीत करेंगे भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के बारे में। भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह की भारतीय इतिहास के लेखन में गलतियां की गई हैं या गलतियां करी हैं एक नैरेटिव्स के तहत। तो कहां कहां से वो उस तरह की गलतियां हुई हैं या गलतियां की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री जो है उसमें, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है अभी, तो वहाँ तो कुछ ज़्यादा है नहीं कुछ भी किसी तरह का अपना नैरेटिव चलाने का या और इस तरह का, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से बात अगर हम शुरू करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शिवलिंग है, शिव की पूजा है, मातृ देवी की पूजा, सरस्वती माता की पूजा है, और जो और उस तरह के जो उनका दायरा था, जो व्यापार था, सुमेरियन सभ्यता जो इराक में है और इजिप्ट तक, और अफ़गानिस्तान में उसमें जैसा कि आजकल बताया जाता है कि उन्होंने वहाँ पे गोदाम बना रखे थे, स्टोर थे सेंट्रल एशिया के लिए। लेकिन क्योंकि वो पूरे जो पाकिस्तान वाला एरिया है, कश्मीर और इधर राजस्थान महाराष्ट्र का कुछ एरिया, गुजरात और हरियाणा पंजाब का काफ़ी इलाका और वेस्टर्न यूपी का इलाका, ये सारा सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती नदी सभ्यता आजकल जिसको कहते हैं कि सरस्वती नदी घग्गर के साथ साथ वो चलती है। सिंधु घाटी का इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु घाटी का स्थल था जिसकी एक्सकेवेशन की गई थी, खुदाई की गई थी। तो उसमें जहाँ तक उसकी स्टोर की बात है तो उन लोगों का व्यापार तो सब जगह ही होता था, और हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वहाँ भी अफ़गानिस्तान के हिस्से में, क्योंकि वो बिल्कुल साथ लगता हिस्सा है, वहाँ तक भी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो सकती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो कहानी आती है, क्योंकि उसके बारे में तो अंग्रेज़ों को ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और उनको जो द्रविड़ उनको बना कि वो द्रविडियन थे, और जो वो दक्षिण भारत में चले गए जब आर्यों ने 1500 BC में आक्रमण किया तो वो दक्षिण भारत में चले गए। तो द्रविडियन जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, ये अंग्रेज़ों ने ही ईजाद की है, क्योंकि वहाँ जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेज ही हैं सारी, तमिल है, कन्नड़ है और मलयालम और सारी तेलुगु, तो उनका जो आधार है वो काफ़ी हद तक संस्कृत का ही है। संस्कृत के बहुत कुछ वहाँ मिलते जुलते शब्द हैं, उन लोगों को संस्कृत का ज्ञान भी बहुत होता है, हिंदी का बल्कि उनको कम होता है। अंग्रेज़ी या संस्कृत में आप देखोगे दक्षिण भारत के लोगों को ज़्यादा ज्ञान है। और अब जो रिसर्च हो रही है उसमें जो DNA है वो तो जितना दक्षिण भारत के लोगों का जिस हिसाब से मिलता है वो उत्तर भारत के लोगों का भी उसी हिसाब से मिलता है। और अब जो राखीगढ़ी में हरियाणा में खुदाई जो सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल है, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति या सरस्वती सभ्यता संस्कृति, जो भी आप कह लीजिए, तो उसमें जो वहाँ सबूत मिले हैं वो उसको करीब 8000 साल पुरानी सभ्यता बताते हैं, जो उसमें कंकाल मिले हैं और जिस तरह का वहाँ पे खुदाई हुई है। और वो भी कई बार बसी जो राखीगढ़ी थी और कई बार उजड़ी। वहाँ पे तो इस तरह भी है कि बाथरूम के ऊपर एक कंकाल मिला, तो उसका उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि पहले जो वहाँ पे बसावट थी उसमें वहाँ बाथरूम था, लेकिन वो तब वहाँ से उजड़ के चले गए, और उसके बाद जब दोबारा बसी तो वहाँ पे शमशान घाट बना दिया। अभी भी राखीगढ़ी वहाँ पे गांव है। तो ये सबसे बड़े कारण इसमें फ्लड के ही होते थे। तो इसमें जो हमारे भारतीय इतिहास में पढ़ा जाता है कि आर्य आए, बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए, उन्होंने उन पे आक्रमण कर दिया होगा, फिर वहाँ पे कुछ कंकाल मिले, उनको मार दिया होगा, उन पे हथियार उन्होंने ले रखे होंगे बड़े बड़े, उसको उनको जख्म उनके कर दिए होंगे मतलब इस तरह का, फिर वो दक्षिण की तरफ चले गए होंगे, वो द्रविडियन वही होंगे, और इस तरह का बलूचिस्तान की किसी भाषा का सामंजस्य से कुछ मेल बताते हैं, तो वो कोई ख़ास वो चीज़ें माने नहीं रखती हैं। दूसरा एक तो यही बात है कि उनका जो ईसाई हैं उनका मत है कि 4000 BC, यानी ये जो पूरा यूनिवर्स है ये सिर्फ 6000 साल पुराना है। तो उनको अपनी सभ्यता की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए सिर्फ 4000 के नीचे ही रखना था सारा जो भारतीय सभ्यता थी, जबकि भारतीय सभ्यता तो यहाँ कई हज़ार साल पुरानी है। और बहुत सी जो हमारे यहाँ जिस तरह
धरती बनी या यूनिवर्स ये कब से है, ये सारा लाखों सालों में सब पूरा अरबों साल तक का जो हिसाब किताब है वो सारा हमारे यहाँ मिलता है, करोड़ों साल का, नक्षत्रों का, ग्रहों का, सब कुछ उस तरह का। तो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से जो थे हमारे ऋषि मुनि वो बिल्कुल वैसा ही लिखते थे और उसी तरह की वो सोच रखते थे। दूसरी वो सोच उन्होंने 1700 2350 ईस्वी से और 1700 ईस्वी तक जो सिंधु घाटी की सभ्यता इन्होंने हमारे इतिहास में बताई। जबकि भगवानपुरा जो कि कुरुक्षेत्र जिले के पास ही है, वहाँ पे एक जो नीचे की लेयर है वो सिंधु घाटी सभ्यता की है, उसके बाद आर्यों की सभ्यता की लेयर है, वैदिक सभ्यता की, उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता की लेयर है। तो समझिए आपके वो आर्यों के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता की लेयर है। तो उससे क्या साबित होता है? उससे तो ये साबित हो सकता है कि आर्य और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो एक समय में साथ साथ भी रहे होंगे कुछ जगहों पे, क्योंकि जो आर्य थे वो गांव में रहते थे और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शहरों में रहते थे। तो किसी भी इलाके में या किसी भी जगह पे तो वो इस तरह भी हो सकते हैं। और ख़त्म करने का तो मतलब नहीं, बाद में कहाँ से आ गया अगर वो ख़त्म कर दिए तो इस तरह की सोच जो इन्होंने जो बनाई वो बिल्कुल गलत तरीके से। जहाँ तक सेंट्रल एशिया की बात है और ये जो पश्चिम एशिया है वहाँ भी मितानी, जो सऊदी अरब में भी निकला है मितानी राज्य, तो वो वैदिक राजा ही थे, उनके सारे वैसे ही सबूत मिले हैं। इसी तरह तुर्की में, एशिया माइनर में मिले हैं। सेंट्रल एशिया सारा वैदिक उसके ही अधीन था, बिल्कुल वैदिक कल्चर थी वहाँ पे। रूस तक वैदिक संस्कृति थी। तो जब रूस तक थी तो वो ऐसे आक्रमणकारी आए और ये आए वो आए फलाना आए, वो लोगों को जो है आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह का इन्होंने इतिहास में लिखते रहे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आधुनिक रिसर्चर हैं वो एक्सकेवेशन से, जैसे ये माइथोलॉजी ही पढ़ाते रहे बीच में, इनको रामायण को, महाभारत को, कभी महाभारत को 1200 ईस्वी में, रामायण को 1300 ईस्वी में, आर्यों का 1500 ईस्वी में, कहीं तो वो गैप दिखा रहे हैं कि 1700 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म कर दी, 200 साल बाद आर्य आए। कभी वो कहते हैं कि उन्होंने ही उनको मार मार के भगा दिया होगा, ये कर दिया होगा। तो ये सारा इसका कोई आधार नहीं बनता। उसके बाद जो नंद वंश है, हर्यक वंश था उससे पहले, और जो अजात शत्रु और वो जो महात्मा बुद्ध के समय में थे राजा वहाँ के मगध के, तो उनकी जो इतिहास में अपने इतिहासकार जो आजकल वो काफ़ी पहले बता रहे हैं कि वो काफ़ी पहले थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, मतलब उस पर एक रिसर्च है, काफ़ी काम है। लेकिन उसके बाद जैसे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है बड़ा आपस में जाति व्यवस्था ठीक नहीं थी, आपस में उनको जो छोटी जाति तथाकथित जो है उसको परेशान किया जाता था। जबकि कनिष्क के समय में इतना विशाल साम्राज्य था, सेंट्रल एशिया और काफ़ी बड़ा इलाका, और मथुरा और पुरुषपुर जो पेशावर हैं वो कनिष्क की राजधानी, जिसमें गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला का काफ़ी विकास हुआ, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा अफ़गानिस्तान में भी वो बामियान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ी तो वो उसी वक्त की गांधार मूर्तिकला का उदाहरण थी। तो इस तरह ये आपस में कहते हैं कि हिंदुओं ने बौद्धों को ख़त्म कर दिया होगा, इस तरह की बातें करते हैं। तो कितने विश्वविद्यालयों को नष्ट कर देना, और ये मूर्तियाँ तो अभी अफ़गानिस्तान में तोड़ी गई हैं, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इतनी बड़ी एक कलाकृति थी उसको नष्ट कर देना। तो इसी तरह जब आगे हम देखते हैं कि गुप्त काल में उसको स्वर्ण काल कहा जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि जो जाति भेद थे और इसी तरह के जो गरीब जातियां थी उनको जो है उनका शोषण किया जाता था। निरंकुश राजा थे, निरंकुश जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखिए कि आप शुरुआत से ही जो राजा थे वो हमेशा उनका ऋषि एक गुरु था जिससे वो हमेशा सलाह लेते रहते थे, और सलाह लेते थे प्रजा के हित में, प्रजा के लिए क्या अच्छा है। तो निरंकुश कहाँ हुए जब वो लगातार उन पे अमल कर रहे हैं, और वो जो गुरु थे, ऋषि थे, प्रजा के हित में राजा को सलाह भी देते रहते थे, साथ में राजा उनका पालन करता था, क्योंकि उनके प्रति काफ़ी अच्छा वो उसका सम्मान होता था। ना कि हम वेस्ट में देखते हैं कि वहाँ जैसे धार्मिक उनके चर्चों के और दूसरों के झगड़े चलते रहते हैं, और दूसरी जगह भी काफ़ी कुछ आपको इस तरह निरंकुशता मिलती है। तो यहाँ तो हमेशा जो राजा रहे वो विद्वान रहे, प्रजा के हित में उन्होंने काम किए। तो संभव जैसे गुप्त काल में कहते हैं जो दिनार उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, दिनार अभी भी कुछ अरब देशों में जैसे चलता है, तो गुप्त राजाओं ने चलाए। वो निरंकुशता कहाँ थी उसमें? तो वो तो जो है राज चलाने के लिए तो कुछ होता ही है, अलग तरह का वो प्रजातंत्र
जो वैदिक काल का था वो अलग था, लेकिन राजा का कुछ थोड़ा सा अलग था। और सभी लोग जब खुशहाल हैं, सारा प्रदेश ही खुशहाल है, देश खुशहाल है। इसी तरह सम्राट हर्षवर्धन के समय में बताते हैं कि थानेसर में फलों की, अनाज की, किसी चीज़ की कमी थी, लोग अपनी मर्जी से टैक्स देते थे, उसमें कहाँ शोषण है किसी का, जनता खुशहाल है और देश के पास सब कुछ है। तो उसके बाद जब ये देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन के बाद, तो रामायण महाभारत की तो हमने आ ही गया था, उसमें कृष्ण की जो बात करते हैं रामायण की, और वो तो क्योंकि द्वारका में एक्सकेवेशन वहाँ अभी भी प्रूफ हैं, और राम सेतु को नासा ने खुद कहा कि मैन मेड है, तो वो तो उनका, इसको आजकल नए इतिहासकार टर्म देते हैं सेटोलॉजी, यानी जो सत्य पे आधारित है, ना कि माइथोलॉजी जो झूठ पे आधारित है। तो वो नहीं करते हैं आजकल, क्योंकि ये सारी सच्चाई है, बहुत कुछ इसमें आजकल उनने कर दिया है। तो अब उसके बाद ये सम्राट हर्षवर्धन के बाद ये 1200 ईस्वी तक का काल, मोहम्मद गोरी तक का काल को जो है कि डार्क पीरियड बताते हैं कि भारतीय इतिहास है। डार्क पीरियड कहाँ था? 714 में जो मोहम्मद बिन कासिम आया था 3 बार, हालांकि राजा दाहिर सेन ने उनको अरबों को हराया था, लेकिन चौथी बार चलो वो रहा तो 3 साल ही रहा, बाद में यहाँ से चला गया, खलीफा ने बुला लिया और वहाँ उसको यातनाएं दे के मार दिया था। लेकिन उसके बाद ही आप देखिए ललितादित्य मुक्तापीड़ जो कश्मीर के कारकोट राजवंश के थे, उनका राज्य आप देखिए तिब्बत से आसाम और सारा ये बंगाल, बिहार, पंजाब और ये सारा सिंध तक, और उसके बाद सेंट्रल एशिया और कैस्पियन सी तक था। इतना ताकतवर जो है राजा था 725 ईस्वी में, जिसको डार्क पीरियड बताते हैं। उसके बाद 800 के आसपास जो राष्ट्रकूट थे, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय, और कितने शक्तिशाली राजा थे। और खुद एक अरब ट्रैवलर ने कहा था कि दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली 4 राज्य हैं उनमें से राष्ट्रकूट एक हैं। और उससे पहले पल्लव देखिए, जो शी जिनपिंग आया था, दक्षिण में गया था महाबलेश्वर, और वहाँ पे जो पल्लव राजा थे उन्होंने चीन की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली हुई थी। आप ताकतवर देखिए। और उसके बाद आप देखिए कि राजेंद्र चोल का श्रीलंका, मालदीव, अंडमान निकोबार, फिलीपींस तक राज्य था। इतनी शक्तिशाली नौसेना थी। तो ऐसे ऐसे प्रतापी राजा, कृष्णदेव राय, शिवाजी, जो कभी कोई लड़ाई नहीं हारे, बाजीराव द्वितीय मराठों का, और महाराजा रणजीत सिंह, कितने ही शक्तिशाली राजा हमारे यहाँ पे हुए हैं। तो ये तो चलो बाद में हुए, लेकिन वो जो उस तरह का पीरियड कहते हैं, तो कितना जो है शक्तिशाली और कितना वैभवशाली हमारा इतिहास रहा है। तो राजपूतों का और सारे गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य और कितने शक्तिशाली राजा हुए। तो अब ज़रूरत है हमारे देश में जिनको ये पंचमक्कार इतिहासकार कहा जाता है, जिन्होंने इस देश की संस्कृति सभ्यता के साथ छेड़छाड़ की है, कि उसको नए सिरे से इस सारे इतिहास को लिखा जाए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो गौरवान्वित महसूस करे अपने अतीत पे, और आगे के लिए भी वो अपना विज्ञान में, ज्ञान में, क्योंकि यहाँ ज्ञान की परंपरा रही है, ज्ञान को आगे बढ़ाने की परंपरा रही है, तो आधुनिक विज्ञान में भी आगे हों और अपना प्राचीन सभ्यता पे जो एंशियंट हमारी सिविलाइजेशन है उस पर भी कर्व करें, और हमारा देश उन्नति करे, और विश्व गुरु बने। विश्व गुरु मतलब सबका ही भला हो, जिसमें पूरे विश्व का, पूरे संसार का भला हो। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अगली बार आपसे फिर किसी और विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।